उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 10 मार्च को मतगणना के लिए 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। 2 करोड़ से अधिक मतदाता आज अपने वोट का प्रयोग करेंगे और 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 54 में से 36 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 11 और बहुजन समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली थी। 7वें चरण में योगी सरकार के 7 मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर से तो निबंधन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीट पर कांटे की टक्कर है। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत कामेश्वर दीक्षित को टिकट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से वोट करने की अपील की है। भारी संख्या में वोट डालें, ऐसा उन्होंने कहा और ट्वीट कर कहा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड्स टूटने चाहिए और पूरे जोश खरोश के साथ लोग मतदान में भाग लें। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी जनता से नव शुभारंभ के लिए 7वें और अंतिम चरण में वोट डालने का आह्वान किया। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करने को कहा। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से वोट करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपके वोट से ही एक अच्छी सरकार बनेगी जो गुड गवर्नेंस देगी। मायावती और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से मत करने का प्रयोग किया, आह्वान किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों को जमघट देखने को मिला। भारी भीड़ नजर आई। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, यहां तक कि विकलांग भी अपना वोट डालते हुए नजर आए। काशी के कलाकार भी वोट के लिए अपील कर रहे हैं। एक कलाकार ने लोगों को कथक नृत्य के जरिए बताया कि क्यों खास है मतदान। अभिजीत चक्रवर्ती ने अपने साथियों और काशी की जनता से अनूठे तरीके से अपील की है। उनका मानना है कि काशी में हर बार पर उत्सव है, इसलिए लोकतंत्र के उत्सव को जोर शोर से मनाएं। पूरे देश में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसी मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12:30 बजे जन औषधि के लाभार्थियों के साथ जन औषधि केंद्र मालिकों से भी बातचीत करेंगे। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदम प्रधान ने जन औषधि दिवस पर समुद्र के किनारे अनोखी आकृति उकेरी है और लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। सुदम प्रधान का मानना है कि प्रधानमंत्री की सोच से ही ये परियोजना साकार हो सकी है। यूक्रेन रूस का युद्ध का आज 12वां दिन है। रूसी फौजों ने हमले यूक्रेन पर कब्जे के लिए जी जान से लगे हुए हैं। लगातार हमले तेज करता जा रहा है रूस और यूक्रेन की राजधानी कीव की सीमाओं पर रूस के सैनिक हमले के लिए तैयार हैं। कीव से केवल 25 किलोमीटर दूर इरपिन में बड़े धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन के शहर के शहर तबाही झेल रहे हैं। कीव वो आखिरी किला है जिसकी दीवारें गिरना रूस का मकसद है। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं और पुतिन ने उन्हें आखिरी चेतावनी दे दी है। पुतिन की धमकी के बीच आज रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता होनी है। अलग वार्ता सफल रहती है तो युद्ध विराम हो सकता है। अब तक कीव को छोड़कर उसके आसपास के कई शहर खंडर बन चुके हैं। कीव पर आखिरी हमले से पहले रूस की सेना यूक्रेन के शहरों को धूल में मिला रही है। जंग का 12वां दिन भी रूस के बमबारी कम नहीं नजर आ रही है और आने वाले दिन में कीव पर नियंत्रण पाने तक ये बमबारी रुकने की कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि रूसी सैनिक पूरी तरीके से कीव को घेर कर बैठे हैं और आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर दोहरा दिया है कि सभी शर्तों को मानने के बाद ही युद्ध विराम मुमकिन होगा। ज़ेलेंस्की ने सैन्य कार्रवाई रोकने की भी मांग की है। उधर पश्चिमी देशों से सार्थक मदद न मिलता देख यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ सीधी बातचीत की पेशकश की है। ज़ेलेंस्की इस लड़ाई को जिंदगी और गुलामी की जंग बता रहे हैं। सूत्रों के हवालों से खबर है कि दोपहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वो रूस से बात करें और उन्हें हमले करने से रोकें। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि नेटो के सदस्य देश यूक्रेन में अपने लड़ाकू विमान भेज सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक अगर पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 देगा तो अमेरिका इसकी भरपाई के लिए तैयार है। अमेरिका के इस प्रस्ताव पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने रूस के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी तो इसे रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो से अपील की है कि पूरे यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी रक्षा करने के लिए हमें लड़ाकू विमान भी नहीं देते हैं तो इसका एक ही मतलब निकाला जाएगा कि आप भी चाहते हैं कि धीरे धीरे हम मार दिए जाएं। नेटो देश अब तक यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाने की बात खारिज करते आए हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के आसमान पर उड़ने वाले किसी भी रूसी विमान को नेटो के रोकना होगा। ऐसे में जरूरत पड़ी तो उन्हें रूसी विमानों को मार गिराना होगा। नेटो देशों का कहना है कि इससे रूस के साथ नेटो देशों का सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को युद्ध की तरह बताया। अपने नए बयान में पुतिन ने यूक्रेन के बहाने ब्रिटेन को सीधा निशाने पर लिया है और कहा है कि ब्रिटेन यूक्रेन की मिली भगत को भी कभी नहीं भूल पाएगा। रूस की ओर से दावा किया गया है कि यूक्रेन में ब्रिटिश हथियार से रूसी सेना पर हमले किए गए। ब्रिटेन और रूस में तल्खियां बढ़ने लगी हैं। ब्रिटेन ने रूस पर एक्शन तेजी से लेना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने विश्व के नेताओं से यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय गठबंधन जुटाने का आह्वान किया। ब्रिटेन ने कहा है कि दुनिया को आत्मरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन का मानना यह भी है कि नेटो देशों में सुरक्षा और एक्शन लेने की क्षमता को मजबूत करने के लिए तेज अभियान होना चाहिए। रूस की चेतावनी के बाद पोलैंड ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को लड़ाकू विमान नहीं देगा और न ही इसके लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगा। हालांकि पोलैंड यूक्रेन के लोगों को अपने यहां शरण दे रहा है। कई देशों के नेताओं की पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ अलग अलग बातचीत हो चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस और तुर्की की कूटनीतिक कोशिशें पिछले 2 दिनों में और तेज हुई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने मॉस्को जाकर पुतिन के साथ करीब 3 घंटे तक बातचीत की। इजराइल लौटने पर के बाद बेनेट ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। युद्ध के हर नए दिन के साथ यूक्रेन के शरणार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब तक सिर्फ पोलैंड में यूक्रेन के 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी पहुंच चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 15 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युद्ध शरणार्थी देश छोड़ने को मजबूर हुए। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में युद्ध विराम का प्लान कर दिया है। खार्किव, कीव, मारियोपोल और सुमी में सीज फायर की घोषणा कर दी है। वहीं लुहांस्क में रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को जीतने के लिए अपने 95% सैनिक बलों और उपकरणों को तैनात कर दिया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 24 घंटों में रूसी सैनिकों की कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं देखी गई है। कीव के पास 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैनिकों का काफिला वैसे ही खड़ा हुआ है।
यूक्रेन के मारियोपोल में नागरिकों को निकालने के लिए बसों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। रूसी फौजों से घिरे यूक्रेन के पूर्वी बंदरगाह शहर मारियोपोल से नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए बसों को रोक दिया गया है, क्योंकि संघर्ष विराम के उल्लंघन के कारण लगातार दूसरे दिन भी बस सेवा रोक दी गई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि रूसी फौजों ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा केंद्र पर कब्जे के बाद हर तरह का संचार साधनों को रोक दिया है। यहां तक कि मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सब बंद कर दिया है। किसी भी काम के लिए परमाणु ऊर्जा केंद्र के कर्मचारियों को रूसी कमांडर से अनुमति लेनी पड़ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के साथ सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह एशियाई व्यापार में सोना $2000 से अधिक प्रति औंस हो गया है, जो सितंबर 2020 का उच्चतम स्तर है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब कभी भी कोई आपात स्थिति दुनिया में आती है तो लोगों को आर्थिक संकट का डर सताने लगता है, साथ ही वो सुरक्षित इन्वेस्ट करने की सोचने लगते हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन और रूस के बीच लगातार बढ़ रहे संघर्ष के कारण सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रूस पर प्रतिबंधों की बाढ़ के बीच दक्षिण कोरिया ने भी रूस के सेंट्रल बैंक से हर तरह के ट्रांजैक्शन को रोक दिया है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि आज करीब 20,000 लोग रूसी बर्बरता के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन आना चाहते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। 52 देशों के इन लोगों ने यूक्रेन की रक्षा के लिए आवेदन दिया है। रूस में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन पर पुतिन सरकार सख्ती लगातार जारी है। अब तक 4,300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। राजधानी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और येकातेरिनबर्ग में सहित दर्जनों शहरों में प्रदर्शन हुए और लोगों ने तुरंत युद्ध को रोकने की मांग की। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली वेबसाइट OVD-Info के मुताबिक रूस में अब तक यूक्रेन हमले का विरोध करने वाले करीब 11,000 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा रूस से तेल और ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार कर सकती है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ये बिल रूस और बेलारूस के साथ व्यापार के संबंधों को खत्म कर देगा और विश्व व्यापार संगठन में मॉस्को की पहुंच भी दूर कर देगा। यूक्रेन पर रूस के हमले से तेल के दाम में काफी इजाफा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। जनवरी से अभी तक क्रूड ऑयल 65% महंगा हो चुका है। ग्लोबल स्ट्रीमिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी सारी सेवाएं बंद कर दी हैं। उधर यूक्रेन के शहर मारियोपोल में नए सिरे से लड़ाई छिड़ने के बाद 2 लाख से अधिक लोगों को वहां से निकालने का रास्ता भी फिलहाल बंद हो गया है। इसके अलावा नामी अकाउंटिंग फर्म KPMG और PwC ने भी अपनी वित्तीय सेवाओं को रूस और बेलारूस में स्थगित कर दिया है। KPMG फर्म में रूस और बेलारूस में 4,500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। वहीं PwC कंपनी के 3,700 से ज़्यादा पार्टनर और स्टाफ रूस में है। युद्ध के बीच कीव में फील गुड तस्वीर नजर आई जब 2 यूक्रेनी सैनिकों ने यूनिफॉर्म में शादी रचाई। मिसाइल और बम के बीच शादी में शामिल सैनिकों ने कोरस भी गाया। लेसिया और वेलेरी दोनों यूक्रेन की 112 ब्रिगेड के फाइटर्स हैं। सेना के पादरी ने दोनों को शादी करवाई। इस खास मौके पर कीव के मेयर भी मौजूद रहे। लेसिया और वेलेरी दोनों 22 साल से बिना शादी के साथ रह रहे थे और दोनों की एक 18 साल की बेटी। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने का काम लगातार जारी। एक विशेष उड़ान 160 भारतीयों को लेकर हंगरी से दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन गंगा को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने बयान जारी कर दिया है कि जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आज 7 उड़ानों के जरिए 1200 भारतीयों को वतन वापसी कराई जाएगी। विशेष विमान से भी भारतीय लोग बुखारेस्ट से आज सुबह मुंबई पहुंचे। यूक्रेन में रूसी आक्रमण की वजह से ये फंस गए थे। आज सुबह दिल्ली भी एक विशेष फ्लाइट लोगों को यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को लेकर पहुंची है।
रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की और उनको वतन वापसी की योजना पर छात्रों से तमाम वार्ता की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और पालतू जानवरों को साथ ले जाने को लेकर भी प्लानिंग बताई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में विधायकों पर होली का रंग चढ़ने लगा है। पूर्व मंत्री राजकुमार ने जब लोकगीत गाया तो क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, सभी दलों के नेता और विधायक थिरक उठे। दुनिया विध्वंस मचाने के बाद शांत पड़ता कोरोना वायरस एक बार फिर चीन में कहर बरपा रहा है। खबरों के मुताबिक चीन में एक दिन में कोरोना के 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये वुहान में सबसे ज्यादा पाया गया है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने शुभी जैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अपने डांस मूव से ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए शुभी जैन मशहूर हैं। कर्नाटक कलबुर्गी के आकांक्षा ने अपने मल्टी टैलेंट से रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने अब तक 600 से ज्यादा प्रमाण पत्र और 300 पदक अपने नाम कर लिए हैं। हारमोनियम, तबला, कीबोर्ड, तंबूरी सहित कई वाद्य यंत्रों को आकांक्षा बजा लेती हैं और 60 तरह की कला में माहिर है। बिहार के बेतिया में अपनी बेटी के जन्म पर एक पिता ने अनोखी तैयारी की और दुल्हन की तरह कार को सजाकर हेल्थ सेंटर ले जाया गया और फिर उसी कार में नवजात को बिठाकर घर लाया गया। बेतिया के शेषनाथ ने पहले कार को भाड़े पर लिया और उसे फूलों और गुब्बारों से सजाया और उसी में बैठाकर अपनी बेटी को घर लाए। यूरोपीय देशों की तरह उत्तराखंड के औली में पहली बार स्नो स्विंग एंड स्काई स्नो ओपन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 2 दिन चली इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। औली में पहली बार नेशनल स्नो स्विंग एंड स्काई स्नो चैंपियनशिप आयोजित हुआ है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 24 मार्च को मुंबई में चेन्नई और कोलकाता के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस बार देश में 2 शहरों मुंबई और पुणे में ही आईपीएल के मुकाबले खेले जाएंगे। आईपीएल 15 का फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। आईपीएल 2022 में कुल 70 लीग मुकाबले होने जा रहे हैं। फैंस के साथ फोटो खिंचाकर सैफ करीना ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स नजर आ रहे हैं। फैंस के साथ फोटो सेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सैफ करीना के बेटे तैमूर असैज नजर आ रहे हैं। इसी पर यूजर्स ने लिखे कमेंट्स। बिपाशा बासु के फैंस के लिए खुशखबरी, जल्द फिल्मों में करेंगी वापसी। कोरोना के चलते खुद को काम से दूर किया था। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे का तीसरा गाना जल्द होगा रिलीज। अब तक 2 गाने हो चुके हैं रिलीज। फिल्म होली पर बड़े पर्दे पर आने जा रही है। अपने 25वें जन्मदिन पर दोस्तों के साथ भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंची जानवी कपूर। बालाजी में है जानवी की गहरी आस्था।